नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र ने राज्यों से कहा, अनलॉक 3 के दौरान अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर लोगों और सामान के परिवहन पर प्रतिबंध न लगाएं। कोविड के मरीजों की स्वस्थ होने की दर 74.69% हुई। सुरक्षित कारोबार और आर्थिक गतिविधियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप में नया फीचर जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। और गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के साथ ही 10 दिन का गणेशोत्सव आज से शुरू। समाचार संध्या में चंद्रिका जोशी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि राज्यों के बीच तथा किसी राज्य के भीतर लोगों और सामान के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ हुए सीमा पार करने के समझौते के तहत लोगों और सामान के आने जाने के लिए किसी प्रकार के ई परमिट के अथवा अलग से किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। पत्र में कहा गया है कि कुछ राज्यों अथवा जिलों में स्थानीय तौर पर आवागमन पर कुछ रोक लगाई गई है, जिससे राज्यों के बीच सामान और सुविधाओं के परिवहन में समस्या आ रही है। साथ ही इससे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। गृह सचिव ने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का इन प्रतिबंधों के कारण उल्लंघन हो रहा है। पत्र में ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस प्रकार के प्रतिबंध न लगाए जाएं। निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आगामी चुनाव के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवार और चुनाव संचालन में लगे कर्मचारियों के लिए कड़े मानदंड तय किए गए हैं। एक रिपोर्ट। प्रचार अभियान के दौरान भी कोविड-19 के उपायों से संबंधित अनुदेशों के उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। घर घर चुनाव प्रचार के दौरान 5 से अधिक लोगों को एक साथ जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रोड शो के दौरान 5 वाहनों के काफिलों के बीच अंतर रखना जरूरी होगा। जनसभाओं और रैलियों के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। मतदान के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना होगा। प्रत्येक प्रवेश बिंदु पर थर्मल स्कैनिंग आवश्यक होगी। मतदान की प्रक्रिया के दौरान अगर किसी मतदाता का तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मानदंड से अधिक पाया जाएगा तो उसकी फिर से जांच की जाएगी। अगर दूसरी जांच में भी तापमान अधिक पाया गया तो मतदाता को टोकन या प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ताकि वो कोविड-19 संबंधित उपायों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए मतदान के अंतिम घंटे में वोट डाल सके। किसी मतदान केंद्र पर एक समय में केवल 1000 मतदाताओं को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। समाचार कक्ष से मैं मनीषा खन्ना। भारत ने एक ही दिन में 10 लाख कोविड नमूनों की जांच का रिकॉर्ड बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 10,23,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। 21 अगस्त तक 3,94,91,073 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 74.69% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 63,631 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 22,22,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। कोरोना से मृत्यु दर घटकर 1.87% रह गई है। देश में अब 6,97,000 से अधिक कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 945 लोगों की मृत्यु के साथ कोरोना से मृतकों की संख्या 55,794 हो गई है। एक दिन में 69,874 लोगों में संक्रमण के बाद कोरोना मरीजों की कुल संख्या 29,75,701 हो गई है। इनमें से 6,97,330 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि कोरोना महामारी का भारत
पूरी ताकत से मुकाबला कर रहा है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 75% हो गई है। संक्रमण से होने वाली मौत भी 1.87% है, जो दुनिया में सबसे कम है। डॉक्टर हर्षवर्धन आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के 10 बिस्तरों वाले एक अस्थायी अस्पताल के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस अस्पताल में रोगियों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं सुरक्षित और आरामदायक माहौल में उपलब्ध कराई गई हैं। पूरी तरह से वातानुकूलित ये अस्पताल अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस है। एनडीआरएफ के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान ने कोविड महामारी प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एनडीआरएफ के प्रयासों के बारे में बताया। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते रोगियों के मद्देनजर राज्य में प्रत्येक शनिवार और रविवार को सभी कार्यालय और दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वालों को इन दिनों में काम करने की अनुमति होगी। सार्वजनिक और निजी परिवहन को भी छूट दी गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं भी निर्धारित समय पर आयोजित होंगी। राज्य में कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाएगा। असम में पिछले 3 दिनों में प्रतिदिन 2000 से भी ज्यादा मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 2476 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में इस बीमारी से अब तक लगभग 66,000 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 22,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश में सप्ताहांत का लॉकडाउन जारी है। पूरे राज्य में शनिवार और रविवार के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है और लोगों की आवाजाही भी प्रतिबंधित है। इससे पहले असम सरकार ने सोमवार से शुक्रवार तक 50% क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की अनुमति दी थी। सप्ताहांत के लॉकडाउन के साथ स्वास्थ्य विभाग ने रैपिड एंटीजन परीक्षणों की संख्या में भी वृद्धि की है। इस समय खासकर दुकानदारों की परीक्षा ज्यादा की जा रही है, क्योंकि सप्ताह में 5 दिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। अब तक असम में अस्पतालों से 67,000 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीसामी ने कहा है कि इस समय राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू होने से कोविड-19 के रोगियों का पता लगाना कठिन हो सकता है। राज्य में इस समय अधिकतर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजयभास्कर ने बताया है कि कोविड-19 रोगियों के देरी से उपचार के लिए पहुंचने के कारण कुछ ज्यादा मौतें हो रही हैं। उन्होंने चेन्नई में 250 अतिरिक्त बिस्तर वाले सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जनता को समर्पित करने के बाद मीडिया को बताया कि जो प्राइवेट क्लिनिक कोविड रोगियों की हालत नाजुक होने के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल भेज रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। श्री विजयभास्कर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सर्वोत्तम उपचार प्रक्रिया अपनाई जा रही है और उनके अनुभव प्राइवेट अस्पतालों को भी बताए जा रहे हैं, ताकि रोगियों की मृत्यु कम से कम रहे। उन्होंने लोगों से कहा कि वे कार्यस्थल पर साथ मिलकर खाना पीना न करें, ताकि संक्रमण का प्रसार कम रखा जा सके। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने कोविड-19 संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करने की सभी से अपील की है। अपने बुजुर्गों को ख्याल रखना, अलग रखना, दूरी बनानी, लेकिन सोशली उनको, इमोशनली उनको दूर नहीं करना। और इसी तरह से जो दूरी बनानी है अपने कोवर्कर के साथ में, जहां हम जा रहे हैं, जहां हम खड़े हो रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं, शॉप पे हैं, वर्क प्लेस पे है, बहुत जरूरी है। और साथ साथ मैं ये भी याद दिलाऊंगा कि हमें बार बार अपने हाथ भी धोने हैं या हैंड को सैनिटाइज करना है। दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने मास्क के प्रयोग पर बात करते हुए कहा कि घर से बाहर निकलते समय इसको पहनना बहुत महत्वपूर्ण है।
There is no treatment right now for coronavirus. It's very important to maintain the social distancing and the isolation. There are different guidelines, and the WHO says that person should be wearing mask. There is no doubt about that. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे वो है जालिम लोशन, दांत को जो पल में हरे वो है जालिम लोशन। पीढ़ियों से प्रचलित वही नाम वही काम, जालिम लोशन, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत PM जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। अरे आशा दीदी। हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आरोग्य सेतु ऐप ने व्यापार और अर्थव्यवस्था में सुरक्षित कामकाज शुरू करने में मदद के लिए एक नया तकनीकी समाधान शुरू किया है। नई ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API सेवा से संगठन अपने कर्मचारियों की आरोग्य सेतु ऐप से स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेंगे और घर से काम करने के विभिन्न तरीकों को जान सकेंगे। आरोग्य सेतु की ओपन API सेवा से कोविड-19 संक्रमण के जोखिम से बचा जा सकेगा और व्यवसायों तथा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में भी मदद मिलेगी। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठन और व्यावसायिक संस्थाएं इस नई सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये संगठन नई तकनीकी का इस्तेमाल कर हर समय अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति की आसानी से जांच कर सकते हैं। आरोग्य सेतु इस वर्ष 2 अप्रैल से शुरू होने के बाद से ही कोविड-19 पर कड़ाई से निगरानी कर रहा है। आरोग्य सेतु ऐप के अब तक 15 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने धर्मगुरुओं को कोविड के प्रसार में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए औपचारिक रूप से एक सूचना तथा शिक्षा संचार IEC अभियान शुरू किया है। ये धर्मगुरु लोगों को सरकार द्वारा जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में ये अभियान स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल दुल्लू के निर्देश पर शुरू किया गया है। पहला कार्यक्रम मस्जिद मोहल्ला जाट अंजुम ग्राउंड बेमीना श्रीनगर कश्मीर की समन्वय समिति द्वारा मुफ्ती मौलाना और श्रीनगर के मोहल्ला अध्यक्षों के लिए आयोजित किया गया। नागालैंड में कोविड-19 के 16 नए मरीज मिले, जबकि 92 लोग ठीक भी हुए हैं। दीमापुर में एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत हुई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री S पांग्यू फोम ने बताया कि कोहिमा में 12, ट्वेनसांग में 2 और वोखा तथा लामलेंग में संक्रमण का एक मामला मिला है। राज्य में कोविड-19 से ठीक होने वालों का प्रतिशत बेहतर होकर 59 हो गया है। अब तक वहां इस संक्रमण से 8 लोगों की मौत हुई है। मेघालय में कोविड-19 के 93 नए मामले सामने आए हैं। वहां एक व्यक्ति की मौत के बाद अब तक मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर अमन वार ने शिलोंग के सिविल अस्पताल में भर्ती 58 वर्षीय एक मरीज की
सांस लेने में कठिनाई के बाद मौत हो गई। इससे कुछ अन्य बीमारियां भी थी। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में हुई 23,221 जांच में 397 लोग संक्रमित पाए गए हैं। केरल में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ने की खबर है। आज 2,172 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 1,292 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 19,538 हो गई है। इस बीच राज्य में आज कोविड-19 से 15 और लोगों की मौत की पुष्टि होने के बाद मरने वालों की संख्या 218 हो गई है। मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव कोविड से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। श्री भार्गव कोरोना से संक्रमित होने वाले राज्य के 6ठे मंत्री हैं। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र ने राज्यों से कहा, अनलॉक 3 के दौरान अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर लोगों और सामान के परिवहन पर प्रतिबंध न लगाएं। कोविड के मरीजों की स्वस्थ होने की दर 74.69% हुई। सुरक्षित कारोबार और आर्थिक गतिविधियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप में नया फीचर जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित और आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के साथ ही 10 दिन का गणेशोत्सव शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज सभी एजेंडों को पूरा करने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कोरोना महामारी के दौरान 20 अगस्त को बुलाए गए सत्र को सदन के सदस्यों के निधन के कारण लगातार 2 दिन तक स्थगित किया गया था। सदन ने आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली संबंधी अध्यादेश 2020, गोवध रोकथाम संशोधन अध्यादेश 2020 तथा उत्तर प्रदेश जन स्वास्थ्य और महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020 तथा कई अन्य विधेयकों के अनुमोदन सहित अपने सभी एजेंडे पूरे किए। विधानसभा सचिवालय के अनुसार 3 दिन के सत्र के दौरान सदन का कामकाज केवल 4.5 घंटे तक हुआ, जिसमें सदन की कार्यवाही 25 मिनट के लिए स्थगित रही। एजेंडा के अनुसार सदन की कार्यवाही सोमवार तक जारी रहने थे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर आज तड़के हुई मुठभेड़ में मारे गए 5 घुसपैठियों के शव बरामद कर दिए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी महिपाल यादव ने बताया है कि जहां पर इन घुसपैठियों को मार गिराया गया, वहां से एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 27 जिंदा रौंद, 9 mm के 4 पिस्तौल, 7 मैगजीन, 109 जिंदा रौंद, 9 पैकेट हेरोइन, 2 मोबाइल फोन और 610 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि आज सुबह जवानों ने इन घुसपैठियों को मार गिराया था जब वे सरहद को पार करने की कोशिश कर रहे थे। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गिरोह ISIS के गिरफ्तार एजेंट मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ अबू यूसुफ ने दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आतंकवादी हमले की योजना बनाई थी। दिल्ली पुलिस ने उसको एक मुठभेड़ के बाद कल रात धौला कुआं और करोल बाग के बीच रिज रोड से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया, कल रात एक ISIS ऑपरेटिव को पकड़ा है, एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के पास से। ये ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर धौलाकुआ रिज रोड जो है उस पर हुआ था, लेट नाइट में हुआ है। इसके बाद से 2 प्रेशर कुकर IDs मिली हैं और पता चला कि ये पिछले कई सालों से ISIS से कनेक्टेड था, डायरेक्टली उनके कमांडर्स के टच में था। मुस्तकीम ने 15 अगस्त को दिल्ली में आतंकी हमले की योजना बनाई थी। ISIS का ये एजेंट पिछले साल से ही सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मध्य प्रदेश के मुरैना से बैंक घोटाले के आरोपी एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक, प्रमोटर और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 938 करोड़ रुपए का ये घोटाला भारतीय स्टेट बैंक की ओर से दायर शिकायत से संबंधित है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था, साथ ही ऋण से मिली धनराशि को धोखाधड़ी से गायब किया। आरोपियों के मुरैना और दिल्ली स्थित परिसरों की आज तलाशी ली गई।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा CET के माध्यम से नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का चयन कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि CET में प्राप्त अंकों को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश, प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे उम्मीदवारों का चयन करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों तथा नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं दोनों के पैसे और समय की बचत होगी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि CET में प्राप्त अंकों को नियोक्ता एजेंसियों और संगठनों के साथ साझा करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की व्यवस्था हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग सहित वे स्वयं भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ संपर्क में हैं। बिजली मंत्रालय ने सभी बिजली उत्पादक और पारेषण कंपनियों को सलाह दी है कि वे पूंजी आधान योजना के तहत सभी तरह के भुगतान के लिए 12% की दर से अधिक का विलंब शुल्क अधिभार न वसूलें। मंत्रालय के अनुसार इससे डिस्कॉम कंपनियों पर वित्तीय बोझ कम होगा। पिछले कुछ वर्षों में देश में ब्याज दरें कम हुई हैं। इसे देखते हुए विलंब शुल्क अधिभार की लागू दर काफी अधिक है, जिससे कोविड लॉकडाउन के दौरान बिजली उत्पादक कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कोविड महामारी के कारण विद्युत क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों, विशेषकर बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार ने बिजली कंपनियों की मदद के लिए अनेक उपाय किए हैं। भारत ने चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच दूसरे दौर की रणनीतिक वार्ता के बाद जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य में जम्मू कश्मीर का उल्लेख किए जाने का कड़ा विरोध किया है। मीडिया के एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत अपेक्षा करता है कि कोई अन्य पक्ष उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करे। उन्होंने कहा कि भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से से होकर गुजरने वाली इस परियोजना से जुड़ी चिंताओं को लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों को कई बार अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की यथास्थिति को प्रभावित करने वाली अन्य देशों की नीतियों का कड़ा विरोध करता है और चाहता है कि संबंधित देश इस तरह की कार्रवाई से परहेज करें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत PMJ योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। आधुनिक और आसान होते जा रहे हैं परिवार नियोजन के साधन, जैसे नया MPA इंजेक्शन। फोन करें और पाएं परिवार नियोजन से जुड़ी हर जानकारी। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व समूचे देश में श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है।
ये दिन बुद्धि और रिद्धि सिद्धि दाता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घरों में चूना मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं स्थापित करके पूजा करते हैं और 10 दिन का गणेश उत्सव संपन्न होने पर ये प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गणेश चतुर्थी पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र में इस बार कोविड-19 महामारी के कारण गणेशोत्सव के दौरान लोग पंडालों में नहीं पहुंच रहे हैं। इसके लिए श्रद्धालुओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर तकनीक के माध्यम से वर्चुअल दर्शन को अपनाया है। भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियों की स्थापना के साथ 10 दिवसीय गणेशोत्सव शुरू हो गया है। आम लोगों के साथ ही राजनीति और फिल्म जगत की मशहूर हस्तियों ने भी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग श्री गणेश जी का दर्शन लेने के लिए खास तौर पर किया जा रहा है। त्योहार के पहले दिन कई लोगों के साथ साथ प्रमुख गणेश पंडालों ने ऑनलाइन आरती और मूर्तियों के अभिषेक के लिए निमंत्रण भेजने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। प्रसिद्ध गणेश मंडलों में से एक मुंबई के जीएसबी गणपति मंडल पंडाल में भक्तों की भीड़ से बचने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई थी। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपने सरकारी आवास पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने के बाद अपने परिवार के साथ प्रार्थना की और कहा कि लोगों को मास्क पहनने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं भूलना चाहिए। श्री ठाकरे ने यह भी कहा कि उन्होंने भगवान गणेश से कोरोना वायरस महामारी की दुनिया से छुटकारा पाने की प्रार्थना की। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गोवा में गणेश चतुर्थी का त्योहार आस्था और हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। ये गोवा का सबसे बड़ा त्योहार है। भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर हुए भूस्खलन की वजह से पिछले 2 दिनों से बंद पड़ा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 आज यातायात के लिए खोल दिया गया। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि बृहस्पतिवार को उधमपुर और बनिहाल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिनकी वजह से हजारों की संख्या में वाहन फंस गए थे। आज सुबह 10 बजे राजमार्ग को जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए एक तरफ से खोला गया। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं और कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर सहित अधिकतर शहरों में बारिश से जनजीवन बेहाल है। इंदौर में वर्षा ने 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं भोपाल में 652 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। भारी बारिश के कारण भोपाल, जबलपुर, इंदौर, अहमदाबाद सहित अनेक सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी खराब है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में अति वर्षा की स्थिति की समीक्षा कर लोगों को जल भराव की स्थिति से बचाने और आवश्यक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मुख्यालय स्थित आपदा नियंत्रण केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखा जाए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी होने की संभावना है। तापमान 27 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 17 जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शहर में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। लद्दाख में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। तापमान 14 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 19 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 20 और 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों से कहा अनलॉक 3 के दौरान अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर लोगों और सामान के परिवहन पर प्रतिबंध न लगाएं। कोविड के मरीजों की स्वस्थ होने की दर 74.69% हुई। सुरक्षित कारोबार और आर्थिक गतिविधियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप में नया फीचर जोड़ा गया।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। और आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के साथ ही 10 दिन का गणेशोत्सव शुरू हुआ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।